L38 हिंदी अध्याय 371 दांव बढ़ाना अध्याय क्रम समायोजित _2। जिन जियाओमिंग एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर बोले, यान फेई को दांव बढ़ाने के लिए प्रेरित करना कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे पास पैसे तो है ही नहीं, और इस अंतिम मुकाबले के लिए जो 3 अरब अमेरिकी डॉलर दांव पर लगे हैं, उनका इंतजाम भी मिस चोई किमिन ने ही किया था। अगर यान फेई समय आने पर दांव बढ़ाने को तैयार है तो हम उसके खिलाफ दांव लगाने के लिए इतने पैसे कहां से लाएंगे? अगर हम पैसे नहीं जुटा पाए तो क्या हमारी और भी ज्यादा बदनामी नहीं होगी? हान जुनशी मुस्कुराया, फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए रहस्यमयी अंदाज में बोला, ताइक्वांडो और कुंग-फू के बीच ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है। देश में कई महत्वपूर्ण हस्तियां इस आयोजन पर कड़ी नजर रख रही हैं। तुम्हें पता है, उन बड़े लोगों के पास ढेर सारा पैसा है और वे इसमें शामिल होकर दांव लगाना चाहेंगे। तुम्हारी ताकत के बारे में सभी को साफ पता है, तुम जरूर जीतोगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई न कोई दांव बढ़ाने के लिए जरूरी पैसे लेकर आगे आएगा। तुम्हारा काम यान फेई से दांव बढ़वाना है। तभी जिन शियाओमिंग को एहसास हुआ कि इस द्वंद्व के पीछे बहुत सारी ताकतें थीं। अन्यथा न तो दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो प्रमोशन एलायंस और न ही चोई किमिन के पीछे का समर्थन फ्रांस में ऐसी चतुर व्यवस्था करने में सक्षम होता, जिसके कारण यान फेई और उनके समूह को हवाई जहाज से उतरने के क्षण से ही लगातार दुर्घटनाएं झेलनी पड़ती, जिसके परिणामस्वरूप वे यात्रा से थक गए और कैसीनो तक पैदल चलने के लिए मजबूर हो गए। जिन जियाओमिंग ने पूछा, अगर मैं यान फेई से उसकी बाजी बढ़वा लूं तो हम अपनी तरफ से उसे किस हद तक बढ़ा सकते हैं? हान जुनशी ने कहा, अभी मेरे पास 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच है, इसलिए हम यान फेई द्वारा दांव को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने को स्वीकार कर सकते हैं। जिन शाओमिंग ने कहा, हालांकि यान फेई एक चीनी व्यवसाय है जिनका वजन घटाने वाली कुकीज का वैश्विक कारोबार है, लेकिन वे ज्यादा समय से अमीर नहीं हैं, बस कुछ ही महीनों से। उनके पास इतना पैसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? हान जुनशी हंसा और बोला, उसके पास पैसे न हो तो ही अच्छा है। इस तरह आप उसे ड्रीम टेक्नोलॉजी की इक्विटी दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ड्रीम टेक्नोलॉजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इसकी इक्विटी बेहद कीमती है। अफसोस की बात है कि यान फेई किसी को भी इसमें निवेश नहीं करने दे रहा है। ये वाकई बहुत अफसोस की बात है। आमतौर पर हमें ड्रीम टेक्नोलॉजी की इक्विटी का एक भी हिस्सा नहीं मिल पाता, और अब क्या ये सही मौका नहीं है? तभी जिन शाओमिंग को समझ आया कि दक्षिण कोरिया के ये बड़े खिलाड़ी असल में यान फेई की ड्रीम टेक्नोलॉजी की इक्विटी पर नजर गड़ाए हुए हैं, और इस द्वंद्वयुद्ध के मौके का फायदा उठाकर यान फेई को ड्रीम टेक्नोलॉजी की इक्विटी दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अगर उनकी योजना कामयाब हो जाती तो वे स्वाभाविक रूप से ड्रीम टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में ले लेते। जिन जियाओमिंग ने अपनी छाती थपथपाए और कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी बातों से यान फेई को जरूर उकसाऊंगा, जिससे उसका पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। वह हमारी शर्त के लिए ड्रीम टेक्नोलॉजी की इक्विटी जरूर लगाएगा। हान जुनशी मुस्कुराए और बोली, जिन जियाओमिंग, ये काम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत का होगा। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, यान फेई से कंपनी की पूरी इक्विटी दांव पर लगवाओगे और फिर यान फेई को हरा दोगे, तो मैच के बाद तुम्हें कुल आय का 5% मिलेगा, इसलिए तुम्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। आर्थिक लाभ के लालच में जिन जियाओमिंग और भी ज्यादा उत्सुक हो गए और बोले, मैं बाकी क्षेत्रों में तुम्हारी तरह विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जब बात मैच में मारने की आती है तो मैं विशेषज्ञ हूं और तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। बस इंतजार करो और देखो मैं रिंग में यान फेई को कैसे मारता हूं। हान जुनशी खुशी से हंसा, यही तो बात है। जब हम इससे पैसा कमा लेंगे तो हमें उस औरत चोई किमिन को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं रहेगी। शायद हम उसे अपने वश में भी कर लेंगे, उसका घमंडी मुखौटा उतार फेंकेंगे और उसे अपना पालतू बना लेंगे। कमरे में बैठे दोनों लोग मानो किसी रोमांचक और उत्तेजक दृश्य की कल्पना कर रहे हों, कामुकता से हंसने लगे और उनकी बातचीत अश्लील और गंदी होती गई। ये सुनते ही यान फेई ने दीवार से अपना कान हटा लिया और अपनी भयानक रूप से शक्तिशाली श्रवण शक्ति बंद कर दी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दुश्मन के राज यूं ही सुनकर वह अपने ही खिलाफ रची गई साजिश का पर्दाफाश कर देगा। इसके अलावा उसके पीछे आने वाली सेना दक्षिण कोरिया से थी और उनका निशाना सीधे उसकी अपनी ड्रीम टेक्नोलॉजी पर था। freewebnovel.com। इससे पहले यान फेई चाहती थी कि लू पिंगपिंग हत्यारे संप्रदाय से प्राप्त काले धन को सफेद करे, और लू पिंगपिंग ने इस टकराव के मौके का इस्तेमाल इसी मकसद से करने की सोची थी। उसकी योजना सरल थी, मैच शुरू होने से पहले दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो को उकसाना ताकि दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा भड़कें
और उनकी उत्तेजना की स्थिति में उन्हें दांव बढ़ाने के लिए उकसाना। फिर यान फेई मैच जीत जाती और दांव की सारी रकम लेकर एक ही बार में पूरे 11 अरब अमेरिकी डॉलर के काले धन को सफेद कर लेती। उस समय ये 11 अरब अमेरिकी डॉलर ड्रीम टेक्नोलॉजी के तेज विकास के लिए एक घरेलू कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते। कुछ ही देर पहले यान फेई लू पिनपिन के लक्ष्य को हासिल करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे दक्षिण कोरिया की गुप्त साजिश का पता चला। उसे पता चला कि उनका इरादा भी बिल्कुल उसके जैसा ही था और वे अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहते थे। इस तरह लू पिनपिन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे अपनी उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। इसके अलावा चूंकि दक्षिण कोरियाई उस पर दबाव डाल रहे थे, इसलिए बाहरी लोगों को उसकी किसी भी खामी का पता नहीं चलेगा। इस मुकाबले के प्रति दक्षिण कोरियाई खिलाड़ियों के या तो सब कुछ या कुछ नहीं वाले रवैये को देखकर यान फेई थोड़ा चिंतित हो गया। ये दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी इसलिए प्रतिबद्ध थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जिन शाओमिंग इस मुकाबले में जीतेंगे, जिससे उन्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाने का आत्मविश्वास मिला। यान फेई ने भी इसी कारण से इसे अंजाम तक पहुंचाने का फैसला किया था। उसे विश्वास था कि वह द्वंद्वयुद्ध जीतेगा, लेकिन विजेता केवल एक ही हो सकता था, यानी एक पक्ष को पूरी हार का सामना करना पड़ता, उनकी सारी संपत्ति पानी में मिल जाती। यान फेई ने तब सोचना शुरू किया, ये सोचते हुए कि क्या वह इस बार जरूरत से ज्यादा आश्वस्त हो रहा था और क्या उसे भविष्य में ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करते समय और अधिक सतर्क रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि असफलता उसे मुक्ति का कोई मौका न दे। मोंटे कार्लो कैसीनो के प्रचार के तहत 6 अरब अमेरिकी डॉलर के इस बड़े दांव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। स्थानीय समयानुसार शाम 7:30 बजे प्रसारण अधिकार खरीदने वाले टेलीविजन स्टेशनों ने इस युगांतकारी युद्ध का प्रसारण शुरू कर दिया। विभिन्न टेलीविजन स्टेशनों द्वारा आमंत्रित मार्शल आर्ट विशेषज्ञों ने सभी पहलुओं से प्रतियोगियों की ताकत का विश्लेषण करना शुरू किया। जिन जियाओमिंग का भयानक इतिहास खंगाला गया, जबकि यान फेई की ताकत का एकमात्र आधार शंघाई के ताइक्वांडो जिम में उनकी चुनौती के दौरान लिया गया एक वीडियो था, जिसके साथ मार्शल आर्ट जिम में उनके नियमित कुंग फू अभ्यास की कुछ स्थिर तस्वीरें भी थीं। दोनों पक्षों की ताकत का विश्लेषण करने के बाद इन सभी मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को लगा कि जिन जियाओमिंग निश्चित रूप से जीतेंगे और यान फेई निश्चित रूप से हारेंगे। इस समय तक कैसीनो को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था और उसने जिन जियाओमिंग के मैच के लिए सट्टेबाजी की बाधाओं को समायोजित करना शुरू कर दिया। अंततः चूंकि जिन जियाओमिंग की जीत पर बहुत अधिक पूंजी दांव पर लगी थी, कैसीनो ने उनके लिए सट्टेबाजी चैनल ही बंद कर दिया। वीआईपी रूम में यान फेई आंखें बंद करके आराम कर रहा था, लेकिन असल में वह सहायक मस्तिष्क से जुड़ा हुआ था और उसके जरिए वीडियो फुटेज का विश्लेषण करके जिन जियाओमिंग की ताकत और तकनीकी विशेषताओं को पूरी तरह से समझ रहा था। खुद को और दुश्मन को जानकर ही कोई हमेशा विजयी हो सकता है। शाम 7:40 बजे यान फेई के विश्राम कक्ष के बाहर अचानक हंगामा मच गया। बहस के बीच एक महिला की आवाज सुनाई दी। यान फेई ने पहचान लिया कि यह यू शियाओजो की आवाज थी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि यू शियाओजो दरवाजे पर लू पिनपिन से बहस कर रही थी। पता चला कि यू शियाओजो यान फेई से मिलना चाहती थी, लेकिन लू पिनपिन ने इसकी इजाजत नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि इससे यान फेई का ध्यान उस नाजुक मौके पर भटक जाएगा और इसीलिए झगड़ा हुआ। यान फेई ने यू शियाओजो की ओर देखा और कहा, क्या आप मुझे जिन शियाओमिंग के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ने से रोकने के लिए यहाँ हैं? यू शियाओजो कुछ असहाय सा होकर बोला, यान फी, हमसे जिन शियाओमिंग की ताकत का अंदाजा लगाने में गलती हो गई। हमें मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक वह शायद पहले ही जन्मजात दायरे के शिखर पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि उनकी ताकत मानवता के शिखर पर पहुंच चुकी है और वही ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों के सामने अजेय है। अभी आप उनके मुकाबले बिल्कुल नहीं हैं, इसलिए हार मान लेना ही बेहतर है। थोड़ा धैर्य रखने से उथल पुथल वाली स्थिति शांत हो सकती है, थोड़ा पीछे हटने से एक पूरी नई दुनिया खुल सकती है। जब तक आप अपनी हरी भरी पहाड़ी को बचाए रखेंगे, आपको जलाओ लकड़ी खत्म होने का डर नहीं रहेगा। यान फेई ने चीन स्पेशल ड्यूटी यूनिट की महिला को देखा और कुछ भावुक हो गया। यू शियाओजो का उसकी वजह से फ्रांस आना इस बात का सबूत था कि देश अब भी उसे बहुत महत्व देता था और नहीं चाहता था कि उसे कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए उन्होंने यू शियाओजो को बार बार भेजा ताकि वह कोई गलती न करे। इसलिए वह देश की उस चिंता के लिए बहुत आभारी था जो उसके लिए थी। हालांकि यान फेई ने जानबूझकर इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया था और इसमें बहुत बड़ा दांव लगा था। अगर जिन शियाओमिंग की ताकत का अंदाजा भी गलत होता तो भी यान फेई उसके साथ टकराव रद्द नहीं करती।
एक पल सोचने के बाद यान फेई ने कहा, मिस यू, मैं आपकी और देश की चिंता और परवाह के लिए बहुत आभारी हूँ। लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं न तो मूर्ख हूँ और न ही आवेगी। भले ही जिन जियाओमिंग वास्तव में इन्हें दायरे के एक शीर्ष विशेषज्ञ हों, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं इस निर्णायक लड़ाई को रद्द नहीं करूंगा। यान फेई के चेहरे पर दृढ़ भाव देखकर यू शियाओजू को समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसकी बातों से उसे कुछ हद तक यकीन हो गया। हालांकि वह समझ नहीं पा रही थी कि एक साधारण इंसान जिसने 1 साल से ज्यादा समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है, वह इन्हें दायरे के शिखर पर बैठे एक महाविशेषज्ञ से कैसे मुकाबला कर सकता है। इस बार उसने यानफेई की बातों का विरोध नहीं किया, बल्कि अवचेतन रूप से पीछे हटकर रास्ता खोल दिया। तभी शोडाउन स्थल पर मौजूद मेजबान ने कार्यकर्ताओं के जरिए यानफेई को मंच पर आने के लिए कह दिया था। यानफेई यू शियाओझोउ के पास से गुजरी, झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, दुनिया की नज़र में जिन शियाओमिंग एक भयानक हत्यारा राक्षस है, लेकिन मेरी नज़र में वह एक विदूषक से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगी। ये कहकर यान फेई बाहर शोडाउन स्थल की ओर चल पड़ी, क्योंकि मेजबान ने प्रतियोगियों का परिचय देना शुरू कर दिया था। लू पिनपिन यान फेई के पीछे पीछे चल रही थी। उसके सीधे सादे शरीर और उसमें से निकलती मजबूत लड़ाकू भावना को देखकर उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। वह हमेशा यान फेई के साथ रहना चाहती थी और आगे आने वाली सभी बाधाओं को पार करने में उसकी मदद करना चाहती थी। यान फेई गलियारे के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने अपने बगल में लू पिनपिन को देखा और उसे आश्वस्त करने वाली नजर से देखा। उसे बताया कि वह निश्चिंत रहे और वह निश्चित रूप से उस स्क्रिप्ट का पालन करेगा जिस पर वे सहमत हुए थे और एक अच्छा शो पेश करेगा। आखिरकार जब मौके पर मौजूद मेजबान ने यान फेई का नाम बताया, तो लू पिनपिन ने तुरंत गलियारे के प्रवेश द्वार पर लगे पर्दे हटा दिए और चीन के लाल राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे यान फेई युद्ध के मैदान में दाखिल हुए। देखते ही देखते पूरा मैदान जोरदार जयकारों से गूंज उठा और हर तरफ रोशनी की चमक फैल गई और लोग उनकी तस्वीरें लेने लगे। जैसे ही यान फेई खिलाड़ी की सुरंग में दाखिल हुआ, उसे सामने कई घटिया पत्रकार मिले। ये पत्रकार अपने कैमरे यान फेई की ओर तान रहे थे और लगातार उसकी आंखों में फ्लैश मार रहे थे। हालांकि यान फेई ने बहुत पहले ही अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था और फ्लैश मिलते ही उसकी पुतलियां अपने आप सिकुड़ जाती थीं, जिससे वे उसके सामने बेअसर हो जाती थीं। यान फेई को अपने दिल में पता था कि इन पत्रकारों को दक्षिण कोरियाई पक्ष ने जानबूझकर तैनात किया होगा ताकि उनकी दूरदर्शिता को प्रभावित किया जा सके और उन्हें बड़ी लड़ाई में कमजोर प्रदर्शन करने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन उन दक्षिण कोरियाई पत्रकारों को निराश होना ही था, क्योंकि यान फेई के खिलाफ उनकी साजिशें बिल्कुल बेकार थीं। यान फेई जैसे ही खिलाड़ियों की सुरंग में दाखिल हुआ, उसने हाथ उठाकर अपने आसपास खड़ी भीड़ की ओर हाथ हिलाया। यह मोटे कार्लो कसिनो का एक प्रदर्शन हॉल था। घेरा बीच में था और दर्शकों से घिरा हुआ था, जिनकी संख्या 10,000 से ज्यादा थी। इनमें से ज्यादातर दर्शक यूरोपीय थे जो इस युगांतकारी युद्ध को देखना चाहते थे। लेकिन यूरोपीय दर्शकों के अलावा बाकी दर्शक दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक हिस्सा चीनी देशवासियों का था जो चीन का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे थे। जैसे ही उन्होंने यान फेई को राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे अखाड़े में प्रवेश करते देखा, वे तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगे, जयकार करने लगे और यान फेई का समर्थन करने लगे। दूसरा हिस्सा दक्षिण कोरियाई लोगों का था जो ताइजी ध्वज लहरा रहे थे। जैसे ही उन्होंने यान फेई को देखा, उन्होंने उन पर नकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश में उनका जमकर मजाक उड़ाया। हालांकि कई युद्धों से गुजर चुके यान फेई चट्टान की तरह दृढ़ थे और उन्होंने इन मजाक पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब यान फेई खिलाड़ियों की सुरंग पार करके रिंग में उतरा, तो उसे आखिरकार उस शाम का अपना प्रतिद्वंदी दिखाई दिया, जिन शाओमी। यान फेई ने यू शियाओझोउ द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में जिन शाओमी के मैच पहले भी देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा था। जिन शाओमी 40 साल के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, जिनका शरीर औसत दर्जे का था, लेकिन उनके शरीर में ऐसी मांसपेशियां थीं जो विस्फोटक शक्ति को छुपाती प्रतीत होती थीं। जब जिन जियाओमिंग ने यान फेई को अपनी स्थिति का जायजा लेते देखा, तो उसने तुरंत उसे एक उत्तेजक नजर से देखा। उसके चेहरे से एक भयानक आभा निकल रही थी, जिससे यान फेई के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हालांकि यान फेई ने जिन जियाओमिंग से निकल रहे दमनकारी माहौल को नजरअंदाज करने का नाटक किया, बल्कि अपना सिर घुमाकर उन चीनी हमवतनों का अभिवादन किया जो हाथ हिलाकर उसका समर्थन कर रहे थे। आज रात का अंतिम मुकाबला किंवदंतियों से भरा है और मुख्य पात्रों में से एक, यान फेई, चीन का एक नया धनी व्यक्ति है।
वह स्वस्थ, युवा और सक्षम दिखता है, लेकिन मुख्य बात यह है कि उसमें रिंग में उतरने और जीवन मरण की लड़ाई लड़ने का साहस है। इसलिए यान फेई ने मंच पर मौजूद तटस्थ दर्शकों का दिल जीत लिया है और वे सभी उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे। दूसरी ओर 40 की उम्र पार कर चुके जिन जियाओमिंग की मांसपेशियां मजबूत हैं और उनके चेहरे पर जानलेवा इरादे साफ दिखाई देते हैं, जिससे वे बेहद क्रूर दिखते हैं, बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं लगते। इसके अलावा वे दर्जनों लोगों की जान के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए हर कोई अनजाने में जिन जियाओमिंग को खलनायक समझता है, उन्हें दिल से नफरत और नकारता है। दक्षिण कोरियाई दर्शकों के अलावा जिन जियाओमिंग का उत्साह बढ़ाने वाला लगभग कोई भी तटस्थ दर्शक नहीं था। जैसे ही दोनों पहलवान आधिकारिक तौर पर रिंग में उतरे, कार्यक्रम के मेजबान ने कार्यक्रम के बाद उनकी पहचान की पुष्टि की और यान फेई और जिन जियाओमिंग उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए आगे आए। फिर मेजबान रिंग से बाहर निकलकर नोटरी प्रक्रिया पूरी करने के लिए मौके पर मौजूद नोटरी स्टाफ से बात करने चले गए। freewebnovel.com। रिंग में जिन शाओमिंग और यान फेई विपरीत दिशाओं में खड़े थे। जिन शाओमिंग ने यान फेई को गुस्से से घूरा, लेकिन फुसफुसाया, यान फेई, क्या तुम्हें पता है? तुम समय पर कसीनो नहीं पहुंच पाए, ये सब हमारी सोची समझी व्यवस्था की वजह से था। ये वाकई बहुत दयनीय है। तुम्हारे जैसे बड़े बॉस के पास हेलीकॉप्टर खरीदने का पैसा नहीं है और तुम्हें आवारा कुत्ते की तरह पहाड़ों में भागना पड़ा। लोग तुम्हें अरबपति कहते हैं, लेकिन मैं जो देख रहा हूं, तुम बस अमीर होने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन असल में तुम कंगाल हो, यहां तक कि भिखारी भी तुमसे बेहतर हालत में है। और यान फेई, तुम तो काया हो। ये जानते हुए भी कि यह सब हमारी साजिश है, तुम कुछ भी करने को तैयार नहीं हो, विरोध करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म के मारे आत्महत्या कर लेता। जिन जियाओमिंग मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ हैं। अपने शुरुआती वर्षों में मार्शल आर्ट में सुधार के लिए उन्होंने भेष बदलकर चीन जाकर सीखा था और चीनी कुंग फू का सार समझने के लिए चीनी संस्कृति का भी अध्ययन किया था। स्वाभाविक रूप से वह चीनी भाषा में भी पारंगत थे, इसलिए इस समय वह बिना किसी अनुवादक की आवश्यकता के यान फेई से चीनी भाषा में बातचीत कर पा रहे थे। रिंग के नीचे ताइक्वांडो एलायंस की मुख्य सीट पर बैठी चोई किमिन ने जिन जियाओमिंग का मुंह हिलते देखा, मानो यान फेई से बात कर रहे हों, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे क्या कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने बगल में बैठी हान जुनशी से पूछा। हान जुनशी जानती थी कि जिन जियाओमिंग जरूर उनकी पहले से तय योजना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन चोई किमिन को इस समय इसकी भनक नहीं लगनी थी, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, हो सकता है कि जिन जियाओमिंग मैच से पहले यानफी के साथ कोई दोस्ताना बातचीत कर रहे हों। रिंग में यान फेई को पता था कि जिन जियाओमिंग उसे उकसाने के लिए भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन वह तो यही चाहता था। उसने गुस्से का नाटक किया और चिल्लाया, जिन जियाओमिंग, तुम दक्षिण कोरियाई लोग असली काया हो। तुम्हें हार बर्दाश्त नहीं होती और तुम अपने विरोधियों के खिलाफ साजिशें रचते हो। जिन शाओमिंग ने फिर भी धीरे से कहा, यान फेई, मैं हमारी साजिश को स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम हमारा क्या कर सकती हो? कैसा लग रहा है, अभी भी अवज्ञाकारी महसूस कर रही हो? या तुम सचमुच काया हो, जो हमें इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती? यान फेई ने उकसावे का नाटक किया, वह काफी गुस्से में दिख रहे थे और मेजबान से, जो अभी अभी रिंग में लौटे थे, चिल्लाकर कहा, दक्षिण कोरियाई लोगों द्वारा सड़क पर लगाए गए घृणित अवरोधों के कारण, जिसके कारण मैं कैसीनो मैच लगभग चूक गया था, मैंने इस अंतिम मुकाबले के लिए जुआ निधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। मेजबान ने कहा, श्री यान फेई जुआ निधि बढ़ाना चाहते हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या श्री जिन जियाओमिंग सहमत हैं? जिन शाओमिंग ने जब सुना कि यान फेई ने आखिरकार जुए का फंड बढ़ाने का लालच स्वीकार कर लिया है, तो उनके चेहरे पर क्षणिक खुशी दिखाई दी, लेकिन वह खुशी जल्दी ही गायब हो गई, उसकी जगह उदासी छा गई। उन्होंने मेजबान से कहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से यान फेई के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वह जुए का फंड कितना बढ़ाना चाहते हैं। यान फेई विजयी भाव से मुस्कुराया, मैं एक अरबपति हूं और मेरे पास बहुत पैसा है। जाहिर है आपका ताइक्वांडो वर्ल्ड प्रमोशन अलायंस गरीब है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। मैं उदारता दिखाते हुए आपके साथ थोड़ा कम दांव लगाऊंगा, पिछले 30 अरब डॉलर के ऊपर 70 अरब अमेरिकी डॉलर और जोड़ दूंगा, जिससे जुए का फंड 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। जिन जियाओमिंग अंदर ही अंदर बहुत खुश थे, उन्हें अभी कोई और रणनीति अपनानी थी और यान फेई ने स्वेच्छा से जुए की राशि अपनी मनचाही राशि तक बढ़ा ली थी, जिससे उनकी काफी मेहनत बच गई। उन्होंने कहा, हालांकि हमारे ताइक्वांडो गठबंधन के पास ज्यादा पैसा नहीं है, फिर भी हम 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर नकद में भी।
मुझे नहीं पता कि आपके पास इतनी नकदी है भी या नहीं। अगर नहीं है तो हम उदारता दिखाते हुए आपको ड्रीम टेक्नोलॉजी के शेयर गिरवी रखने की अनुमति दे सकते हैं। यान फेई ने व्यंग्य किया, जैसा कि कम आबादी वाले एक छोटे से देश से उम्मीद की जाती है, तुमने तो दुनिया ही नहीं देखी। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी दौलत ऐसी है जिसे तुम अपने सरल दिमाग और विकसित अंगों से समझ सकते हो? मेरे पास ढेर सारा पैसा है, मुझे अपनी कंपनी के शेयर गिरवी रखने की क्या जरूरत है? जिन जियाओमिंग दंग रह गए, उन्हें लगा कि चीजें उनके नियंत्रण से भटक रही हैं, और उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे आपके अनुरोध के बारे में गठबंधन से परामर्श करने की आवश्यकता है। मेजबान, जिसे मैच की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करनी थी, खुद को ऐसी स्थिति में पाया जहां लड़ाके जुए के फंड को बढ़ाकर एक अप्रत्याशित मोड़ ले रहे थे। मोंटे कार्लो कैसीनो के नेतृत्व से सलाह मशविरा करने के बाद वह मैच को 30 मिनट के लिए टालने पर सहमत हो गया, ताकि दोनों पक्ष मौके पर ही मैच के नवीनतम समझौते की पुष्टि कर सकें। फिर यान फेई अपने विश्राम कक्ष में लौट आया और लू पिंगपिंग से मैच के लिए दांव बढ़ाने के बारे में बात करने का नाटक करने लगा। लू पिंगपिंग बहुत व्यस्त लग रही थी, इधर उधर फोन कर रही थी, मानो पैसे इकट्ठा कर रही हो। इस बीच जिन जियाओमिंग विश्व ताइक्वांडो प्रमोशन एलायंस में लौट आए। खूबसूरत चोई किमिन मूल रूप से इस मुकाबले के आधिकारिक रूप से शुरू होने का इंतजार कर रही थी, ताकि दुनिया ताइक्वांडो के पराक्रम को देख सके। किसने सोचा होगा कि जिन जियाओमिंग अचानक कोई कदम उठाएंगी, यान फेई को नाराज कर देंगी, और यान फेई आखिरी समय में दांव बढ़ाने की मांग कर बैठेगी। चोई किमिन मन ही मन थोड़ी नाखुश थी और दांव में इस बढ़ोतरी को अस्वीकार करने की तैयारी कर रही थी। लेकिन चोई किमिन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अंतिम समय में दांव में की गई इस वृद्धि के लिए उन्हें कोई धन जुटाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गठबंधन के उपाध्यक्ष हान जुनशी ने पहले ही आवश्यक धनराशि तैयार कर ली थी, और वह जुआ निधि को 3 बिलियन से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बदलने के लिए तुरंत सहमत हो गए। चोई किमिन को सहज ही एहसास हो गया कि कोई साजिश चल रही है जिसके बारे में वह अनजान थी, और चीजें उसकी मूल योजना से भटकती हुई बेकाबू होती जा रही थीं। हान जुनशी का इरादा इस मुकाबले से दौलत कमाने और फिर ताइक्वांडो एलायंस छोड़ने का था, ताकि चोई किमिन के पिता के प्रभाव में न रहे। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने चोई किमिन की राय पर अब और ध्यान नहीं दिया और अपने अधिकार का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। हालांकि यान फेई ने हान जुनशी की उम्मीद के मुताबिक जुए की रकम को 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यान फेई ड्रीम टेक्नोलॉजी के शेयरों को दांव पर लगाने के बजाय वास्तव में 10 अरब अमेरिकी डॉलर नकद कमा पाएगा। इस घटनाक्रम से हान जुनशी के पीछे के लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन अगर हान जुनशी यान फेई के 10 अरब अमेरिकी डॉलर जीत लेता है तो उसके पीछे के लोग वाकई बहुत खुश होंगे। जल्द ही जब दोनों पक्षों के वकीलों ने समझौते पर चर्चा की और उसे समायोजित किया और उपस्थित नोटरी द्वारा उसे नोटरीकृत किया गया, तो यान फेई और जिन शियाओमिंग ने नवीनतम तस्लीम समझौते पर फिर से हस्ताक्षर किए। इस बदलाव के कारण तस्लीम के टेलीविजन दर्शकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आखिरकार अधिकांश लोग अपने जीवनकाल में 20 अरब अमेरिकी डॉलर से जुड़े जीवन मरण के तस्लीम को कभी नहीं देखेंगे, और भले ही उन्हें पूर्व की मार्शल आर्ट में कोई दिलचस्पी न हो, फिर भी वे टेलीविजन पर देखना चाहते थे कि किस तरह का तस्लीम इतनी बड़ी रकम का होता है। इस अप्रत्याशित घटना ने टेलीविजन रेटिंग को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया, और जिन टेलीविजन स्टेशनों ने इस घटना के प्रसारण अधिकार खरीदे थे, उन्हें बहुत लाभ हुआ, जबकि जिन स्टेशनों ने इसका प्रसारण बंद कर दिया था, वे पछतावे से भर गए। आधे घंटे बाद यान फेई और जिन जियाओमिंग ने नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, और शेष 14 अरब अमेरिकी डॉलर की धनराशि तटस्थ खाते में जमा हो गई, जिससे तटस्थ खाते में शेष राशि 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। ये सब पूरा होते ही यान फेई और जिन जियाओमिंग के बीच टकराव अपरिहार्य हो गया। और जब जिन जियाओमिंग को एहसास हुआ कि यान फेई अब और पीछे नहीं हट सकती, तो वह जोर जोर से हंसने लगे। उनके शरीर से ऐसा जोरदार दबाव निकला कि 15 मीटर के दायरे में मौजूद दर्शकों की धड़कनें तेज हो गईं। फिर उन्होंने देखा कि जिन जियाओमिंग अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को धीरे धीरे हस्ताक्षर करने वाली मेज की ओर बढ़ा रहे हैं, और जब उनकी उंगली का सिरा हल्के से मेज से छू गया तो कुछ अद्भुत हुआ। एक जोरदार धमाका हुआ और हस्ताक्षर करने वाली मेज फट गई, टुकड़े टुकड़े होकर चारों ओर उड़ गई। एक जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट की चमत्कारी शक्ति उस पल पूरी तरह प्रकट हुई, और जिन जियाओमिंग के दिखावटी दांव ने दर्शकों को तुरंत रोमांचित कर दिया। उन्होंने ऐसी अद्भुत तकनीक पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि यह भौतिकी के सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से चुनौती देती थी, और उन्होंने तुरंत जिन जियाओमिंग को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मान लिया। यहाँ तक कि लू पिंगपिंग, जो यान फेई पर भरोसा कर रहा था,
भी घबरा गया और सोचने लगा कि क्या यानफेई को मैच से हटने की सलाह दे। जिन शाओमिंग को अपने सामने इतराते देख यानफेई मन ही मन हंसा। उसने वांग योन की यह चाल बहुत पहले देखी थी और अब वह वैसा ही असर दिखा सकता था, लेकिन उसका दिखावा करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने जिन शाओमिंग को कुछ देर के लिए घमंडी होने दिया। अब औपचारिक मुकाबला होने वाला था और तब तक यानफेई दक्षिण कोरियाई खिलाड़ियों को उनके बीच की खाई का एहसास करा देगा। सब कुछ तैयार होते ही जिंदगी और मौत का मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। मंच पर जिन जियाओमिंग बिना कपड़ों के थे, सिर्फ नीले और सफेद शॉर्ट्स पहने हुए, जिससे उनका गठीला शरीर साफ दिखाई दे रहा था। यानफेई भी उनके जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, बस फर्क इतना था कि उनके शॉर्ट्स लाल रंग के थे। उनका शरीर जिन जियाओमिंग से भी ज्यादा आकर्षक था, जिससे भीड़ में कुछ मोहित महिलाएं बेकाबू होकर चीखने लगीं। तभी यानफेई ने अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनी, छोटी फेई आओ। छोटी फेई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यानफेई ने पीछे मुड़कर देखा तो मंच के नीचे खुली जगह में एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। ये वही वेन रू थी जो बहुत समय से खोई हुई थी। वेन रू एक बड़ा सा ट्रैवल बैग लिए हुए थी जो धूल से सना और यात्रा से थका हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने मंच पर यानफेई की ओर देखा, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं, फिर भी वह जोर जोर से यानफेई का उत्साहवर्धन कर रही थी। विश्राम क्षेत्र में वापस आकर लू पिनपिन यानफेई के बारे में चिंतित थी, लेकिन वेन रॉ को देखते ही उसका हाथ हिल गया और उसने गलती से एक चाय का कप तोड़ दिया। freewebnovel.com। पास में खड़े कानूनी सलाहकार ने तुरंत पूछा, श्री लू, क्या आप ठीक हैं? लू पिनपिन ने सावधानी से अपने हाथ से चाय पोंछते हुए कहा, मैं ठीक हूं। मैंने बस एक मक्खी देखी थी और मुझे उससे घिन आ गई थी, इसलिए मैंने गलती से चाय का कप तोड़ दिया। कानूनी सलाहकार ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई मक्खी नजर नहीं आई। हालांकि उसने साफ देखा कि लू पिनपिन का मूड खराब हो गया था और वह बात आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मंच पर यानफेई मुकाबला शुरू करने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर वेन रॉ पर पड़ी। उसका दिल खुशी से भर गया और उसने हाथ हिलाकर उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, छोटी रॉ, चिंता मत करो, ये दक्षिण कोरियाई छड़ी मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। जिन जियाओमिंग ने देखा कि यानफेई उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रही है और मंच के नीचे एक खूबसूरत लड़की का अभिवादन कर रही है, जिससे वह तुरंत क्रोधित हो गया। उसने कहा, अरे चीनी, मैं तुम्हें दुनिया का हर दर्द सहने पर मजबूर कर दूंगा और फिर थोड़ा थोड़ा करके मार डालूंगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी खूबसूरत प्रेमिका मेरी हो जाएगी। यानफेई का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह जिन शियाओमिंग की ओर मुड़ा और बोला, जिन शियाओमिंग, चूंकि आप मरने की इतनी जल्दी में हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। रेफरी ने जब देखा कि दोनों तैयार हैं, तो उन्हें एक साथ खड़े होने के लिए कहा। उनके बीच खड़े होकर उसने ऊंची आवाज में अंग्रेजी में घोषणा की, मैं मैच के नियमों की घोषणा करता हूं। जैसा कि दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है, इस प्रतियोगिता के लिए कोई नियम नहीं है और सभी आक्रमण विधियां मान्य हैं। मैच तभी समाप्त होगा जब एक पक्ष मर जाएगा या आत्मसमर्पण कर देगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? जिन जियाओमिंग जवाब देने के लिए इंतजार नहीं कर सके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। freewebnovel.com। यानफेई ने भी सिर हिलाया और कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए रेफरी ने रिंग के बीच में खड़े होकर अपना दाहिना हाथ नीचे किया और कहा, मैच शुरू होता है। फिर वह जल्दी से मंच के बीच से बाहर निकल गया और असली नायकों पर छोड़ दिया। रिंग के बीच में खड़े दोनों प्रतियोगियों ने तुरंत लड़ाई शुरू नहीं की, बल्कि शांत हो गए। जिन शाओमिंग ने कहा, यानफेई, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा तुमसे कोई निजी विरोध नहीं है, लेकिन मुझे आज तुम्हें मारना ही होगा क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि हमारा दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो तुम्हारे चीनी कुंग फू से बेहतर है, इसलिए अपनी मौत के बाद मुझे दोष मत देना। यानफेई ने व्यंग्य किया, तुम दक्षिण कोरियाई लोग पाखंडी हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो? क्या ये सट्टेबाजी में लगे 10 अरब अमेरिकी डॉलर के पैसे के लिए नहीं है? ये तो बस अफसोस की बात है कि तुम्हें अंदाजा नहीं था कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं ड्रीम टेक्नोलॉजी के शेयर तुम्हारे खिलाफ दांव पर लगाने में नाकाम रही। क्या तुम कुछ हद तक निराश हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या अभी मेरी एक्टिंग काफी अच्छी नहीं थी, जो तुम्हारे अभिनय से इतनी अच्छी तरह मेल खा रही थी? जिन जियाओमिंग आश्चर्यचकित हो गए और बोले, तो आपको सब कुछ पता था? यानफेई ने जवाब दिया, हाँ, मुझे सब पता है। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खेली क्योंकि मैं मूर्ख हूं, बल्कि इसलिए कि तुम खुद को जरूरत से ज्यादा आंकते हो।
हालांकि मैं चीनी कुंग फू का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ये दुनिया पर कैसे राज कर पाए है। जिन जियाओमिंग के चेहरे पर कई बदलाव आए, फिर अचानक एक अजीब सी चीख निकली और वह तेजी से यान फेई की ओर बढ़ा। उसका हर कदम अविश्वसनीय रूप से भारी था, मानो कोई बड़ा पत्थर जमीन पर टकरा रहा हो और जबरदस्त प्रभाव पैदा कर रहा हो। जमीन हिल गई और यहाँ तक कि उसमें दरारें भी पड़ गईं, जिससे दर्शक दंग रह गए, जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान इतनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। जिन जियाओमिंग अविश्वसनीय गति से आगे बढ़े और पल भर में दूरी कम कर दी। उन्होंने अपना दाहिना पैर उठाया और यान फेई की ओर लात मारी, जिससे एक सोनिक बूम की आवाज निकली जो उसकी अद्भुत गति का संकेत थी। यान फेई बिना कोई हरकत किए वहीं खड़ा रहा, सिर्फ तभी हरकत में आया जब जिन जियाओमिंग की लात हवा में थी। उसने अपनी हथेली पवनचक्की की तरह ऊपर से ऊपर उठाए और नीचे की ओर पटकी। ये हथेली भी बिजली की तरह तेज थी और अविश्वसनीय रूप से सबसे पहले जिन जियाओमिंग के सिर पर पड़ी। तभी दर्शकों ने एक जोरदार धमाका सुना जब यान फेई की हथेली जिन शाओमिंग के सिर पर लगी और जिन शाओमिंग की गति अचानक रुक गई। उसकी भयानक लात हवा में लटक गई और यान फेई का सिर बाल भर से छूकर निकल गया। यान फेई ने धीरे से अपनी हथेली पीछे खींची और तभी देखने वालों को एहसास हुआ कि जिन जियाओमिंग का सिर यान फेई की हथेली से उसकी छाती में गहराई तक धंस गया था। पूरी गर्दन गायब हो गई और जिन जियाओमिंग का कम से कम आधा सिर उसके धड़ में धंस गया था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर उसकी छाती में धंसा हुआ हो। और जिन जियाओमिंग का एक पैर रिंग के फर्श में लगभग 5 सेंटीमीटर धंस गया था। उनके सीने में धंसे चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। तभी यानफी की हल्की सांस के साथ जिन जियाओमिंग का शरीर लड़खड़ाया, जिसके बाद वे पलट गए और जमीन पर बिना हिले डुले ही पड़े रहे। जिन जियाओमिंग को निश्चल देखकर रेफरी जल्दी से मंच पर आया और उसकी जांच की और फिर सेकंड गिनने लगा। जब रेफरी ने 10 सेकंड तक गिनती की और जिन जियाओमिंग न तो हिले और न ही खड़े हुए, तो रेफरी ने तुरंत रिंग के पास डॉक्टरों को जिन जियाओमिंग की जांच के लिए बुलाया। एक संक्षिप्त जांच और जिन जियाओमिंग के कई महत्वपूर्ण डेटा को मापने के बाद उन्होंने दुख के साथ घोषणा की कि जिन जियाओमिंग की मृत्यु हो चुकी है और उनके पुनर्जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद रेफरी यान फेई के पास गए, उनका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाते हुए जोर से घोषणा की, इस मैच के विजेता श्री यान फेई हैं। दर्शक सामूहिक रूप से अचंभित थे, ये युगांतकारी द्वंद्व इतना अचानक कैसे समाप्त हो गया। पलक झपकते ही हार जीत का फैसला हो गया और जिन शाओमिंग को यान फेई ने मार गिराया। खास तौर पर लाइव प्रसारण करने वाले टेलीविजन स्टेशनों के कमेंटेटरों ने मैच खत्म होने से पहले अपडेट देना भी शुरू नहीं किया था। मुकाबले की असली प्रगति समझने के लिए उन्हें टेलीविजन स्टेशन के स्लो मोशन रिप्ले का इंतजार करना होगा। फिर दर्शक बेहद हैरान हुए और नतीजा देखकर हैरान रह गए। क्या मैच से पहले यह नहीं कहा गया था कि जिन जियाओमिंग के जीतने की संभावना ज्यादा थी? वह एक ही बार में यान फेई से कैसे हार गए और आखिर हुआ क्या? क्या जिन जियाओमिंग ने यान फेई के साथ मिलकर यह मुकाबला रचा था? लेकिन जिन जियाओमिंग की हत्या यान फेई ने की थी, क्या किसी बनावटी मुकाबले में मौत हो सकती? कार्यक्रम स्थल पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया जब अचानक वेनरॉ जोर से चिल्लाया, छोटी फेई तुम अद्भुत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसी समय लू पिनपिन की आवाज गूंजी, फेई तुम अद्भुत हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वेनरॉ और लू पिनपिन के नेतृत्व में मंच पर मौजूद चीनी हमवतन अपने सपने से जागे और जल्दी से चिल्लाए, चीनी कुंग फू दुनिया में सबसे बेहतरीन यान फेई आसमान की ओर बढ़ रहा है। फिर तटस्थ दर्शकों ने भी यान फेई के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए दृश्य को पल भर में जीवंत बना दिया। दूसरी ओर दक्षिण कोरियाई दर्शक डरे हुए मुर्गों जैसे लग रहे थे, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। मैच से पहले मिली जानकारी के अनुसार जिन जियाओमिंग अविश्वसनीय रूप से दुर्जय थे, जिन्हें दक्षिण कोरिया का नंबर 1 विशेषज्ञ माना जाता था। उन्हें एक ही वार में कैसे मारा जा सकता था? खासकर जब यान फेई एक अरबपति थे, तो मार्शल आर्ट उनका मुख्य व्यवसाय नहीं हो सकता था। क्या वह इतने कौशल के साथ जिन जियाओमिंग को तुरंत मार सकते थे? क्या दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो सचमुच इतना कमजोर था? चोई किमयन, जो जिन जियाओमिंग की यान फेई पर जीत की उम्मीद कर रही थी ताकि ताइक्वांडो का दुनिया भर में प्रचार हो, अब अपने मुंह को हाथ से ढक रही थी। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उसके बगल में हान जुनशी उसे घूर रही थी। क्या जिन जियाओमिंग को बहुत ताकतवर नहीं माना जाता था? यान फेई ने उसे कैसे मार डाला? इस नतीजे के साथ क्या जिन जियाओमिंग पर लगाए गए 10 अरब अमेरिकी डॉलर पूरी तरह से डूब नहीं जाएंगे? उसके पीछे के दिग्गजों को भारी नुकसान हुआ था, वे उसे कैसे छोड़ सकते थे?
उन दिग्गजों के आतंक के बारे में सोचकर हान जुनशी डर से कांप उठी। फिर प्रतियोगिता स्थल पर हंगामा मच गया। यान फेई के लिए विजयी टिकट खरीदने वाले लोग खुशी से झूम उठे और अपनी अप्रत्याशित जीत की खुशी में झूम उठे। इस बीच जिन शाओमिंग की जीत पर दांव लगाने वाले लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी पर्चियां फाड़कर आसमान में फेंक दी और जोर जोर से जिन शाओमिंग को कोसने लगे और उनके साथ दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो को भी कोसने लगे। इस मुकाबले के बाद दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो की बदनामी दूर दूर तक फैल गई और विश्व स्तर पर आगे बढ़ने का उसका सपना पूरी तरह चकनाचूर हो गया। सभी लोगों में यान फेई सबसे ज्यादा शांत था। उसने पहले ही जिन शाओमिंग की ताकत का अंदाजा लगा लिया था और उसे एहसास हो गया था कि हो सकता है कि जिन शाओमिंग अपनी कुछ क्षमताएं छिपा रहा हो। लेकिन अगर जिन शाओमिंग अपनी ताकत छिपा भी रहा हो तो भी वह ज्यादा से ज्यादा अपने स्वाभाविक शिखर पर होगा। जब तक वह ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ नहीं होता, यान फेई इस द्वंद्वयुद्ध में अपराजित रहेगा। फिर जिन शाओमिंग पर नजर डालने के बाद यान फेई ने पुष्टि की कि जिन शाओमिंग वास्तव में एक जन्मजात शिखर विशेषज्ञ थे। हालांकि चूंकि जिन शाओमिंग ने हाल ही में इस क्षेत्र में प्रवेश किया था, इसलिए वे बख्तरबंद पुरुषों जितने दुर्जय नहीं थे। इसके अलावा यान फेई ने जिन शाओमिंग की पसंदीदा चालों का अनुमान लगाने के लिए सहायक मस्तिष्क का उपयोग किया ताकि वह जिन शाओमिंग के हमलों में खामियों का पता लगा सके। और यान फेई की अपार शक्ति, जो जिन शाओमिंग की तुलना में कम से कम दोगुनी थी, के कारण यान फेई ने अपनी क्षमताओं को छिपाने का फैसला किया। इसलिए जिन शाओमिंग यान फेई की शक्ति का सही आकलन करने में विफल रहे। एक गणनाशील मन के विरुद्ध एक निश्चिंत मन के साथ जिन शाओमिंग लापरवाह हो गए और यान फेई की हथेली उनके सिर के ऊपर लगी, जिससे उनकी खोपड़ी जोर से उनकी छाती में धंस गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिन शाओमिंग का सामना करते समय यान फेई बेहद शांतचित्त थे। अपने दुश्मन को अच्छी तरह जानते थे और ताकत में भारी बढ़त रखते थे। भले ही दक्षिण कोरियाई पक्ष ने कई बाहरी हथकंडे अपनाए हों, यान फेई के लिए वे मामूली बातें थीं। उन्हें बस अपनी ताकत पर भरोसा करके उन पर विजय पाना था। वांग योन ने पहले कहा था कि ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों से नीचे भले ही क्षेत्र एक जैसे हों, व्यक्तिगत अंतर के कारण ताकत में असमानता भी बहुत बड़ी हो सकती है। दुर्भाग्य से जिन शाओमिंग उन लोगों में से एक थे जो क्षेत्र तक पहुंच तो गए थे, लेकिन उनमें पर्याप्त ताकत का अभाव था, जो यान फेई के आधिकारिक उत्थान के लिए एक सीढ़ी बनने के लिए नियत था। यान फेई की जीत देखकर वेन रॉ ने अपना बैग एक तरफ फेंक दिया, रिंग के किनारे पहुंची और हाथ बढ़ाकर यान फेई ने वेन रॉ को गले लगाने के लिए मंच पर खींच लिया और दोनों ने एक भावुक और गहन चुंबन शुरू कर दिया। उनके चुंबन की तस्वीर मौके पर मौजूद पत्रकारों ने खींच ली और वह उस शाम की खबरों का कवर बन गई। वेन रॉ के साथ भावुक चुंबन के बाद यान फेई ने रिंग की ओर देखा और पाया कि लू पिंगपिन, जो उसके लिए जयकार कर रही थी, कहीं नहीं थी। चीनी कुंग फू और दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो के बीच निर्णायक मुकाबले को चरमोत्कर्षों की एक श्रृंखला, उतार चढ़ाव से भरपूर और एक के बाद एक उलटफेर जैसे शब्दों से वर्णित किया जा सकता है। शुरुआत से ही ये लगातार घटनाक्रमों के साथ एक गर्म विषय था और कौन जानता था कि यह इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इस निर्णायक मुकाबले का विजेता यान फेई निकला, जिसे हमेशा से ही कमजोर समझा जाता था। रिंग के पास यू शियाओजू, जो शुरू में यान फेई और जिन शियाओमिंग के बीच टकराव को रोकना चाहती थी, नतीजे से स्तब्ध रह गई। खुद को संभालते हुए उसने तुरंत चीन को ताज़ा अपडेट भेजे। हालांकि चीन में लोग यान फेई की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, लेकिन टेलीविजन स्टेशन इतनी खूनी भिड़ंत का प्रसारण नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें तुरंत खबरों के लिए यू शियाओजू के लाइव अपडेट पर निर्भर रहना पड़ा। यू शियाओजू से घटनास्थल पर हुई हर घटना और धीरे धीरे आने वाले अतिरिक्त लाइव वीडियो फुटेज के बारे में जानने के बाद चीन स्पेशल ड्यूटी यूनिट के कर्मियों ने यान फेई को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। यान फेई के बारे में उनका मूल्यांकन काफी बढ़ गया था और वे उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा देखकर दंग रह गए। चीन की विशेष कर्तव्य इकाई की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता कोई मामूली बात नहीं है। उन्हें पता था कि यान फेई का औपचारिक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण केवल आधे साल से थोड़ा ज्यादा का था। फिर भी इस छोटी सी अवधि में यान फेई ने अपनी अविश्वसनीय मार्शल आर्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एक ऐसे ओटाकू से जो केवल बुनियादी फिटनेस जानता था, एक अदम्य शक्ति संपन्न जन्मजात विशेषज्ञ में बदल गया, यहाँ तक कि उसने वास्तविक युद्ध में एक अनुभवी दक्षिण कोरियाई जन्मजात विशेषज्ञ को भी तुरंत मार गिराया। फिर चीन की विशेष ड्यूटी यूनिट के लोगों ने वांग योन की जांच शुरू की, जो यान फेई को मार्शल आर्ट सिखाता था, लेकिन एक अजीब घटना घटी। उन्होंने जितनी भी जांच की, उन्हें वांग योन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।
जिम में काम शुरू करते समय उसने जो जानकारी छोड़ी थी वह सब झूठी साबित हुई। इसलिए वांग योन के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। वह कहाँ से आया था, कहाँ गायब हो गया था, या उसकी असली ताकत क्या थी। इससे भी ज्यादा विचित्र बात यह थी कि जिन छात्रों ने यान फेई के साथ साथ वांग योन के अधीन मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, वे वांग योन द्वारा यान फेई को सिखाए गए किसी भी मूव को याद नहीं कर पाए। न ही उन्हें याद था कि यान फेई रोजाना क्या अभ्यास करता था। उनके मार्शल आर्ट के अनुभव एक सपने जैसे थे, जो समय बीतने के साथ उनकी यादों से तेजी से धुंधले होते जा रहे थे। संक्षेप में, यान फेई की मार्शल आर्ट सीखने की प्रक्रिया बहुत सरल थी, फिर भी रहस्यों से भरी थी। हालांकि उन्होंने लोगों की नज़रों में सीखा, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वे अदृश्य हों। किसी को पता नहीं था कि यान फेई ने वांग योन से क्या सीखा। जिन जियाओमिंग मैच हार गईं, जिसका मतलब था कि दक्षिण कोरियाई ताइक्वांडो चीनी कुंग फू के सामने कहीं नहीं टिक सका। चोई किमयन बेहद निराश हुई। वह अपने सामने चीनी दर्शकों को जश्न मनाते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह उठकर वहां से चली गईं। चोई किमयन को कुछ समय अकेले में सोचने की जरूरत थी कि क्या उनके लंबे समय से चले आ रहे विचार सही थे। अपनी हार को स्वीकार न कर पाने के कारण हान जुनशी ने कुछ असामान्य व्यवहार किया। अचानक मंच पर कूद पड़े और चिल्लाए, यह अनुचित है, मैं इसका विरोध करता हूं। जब यान फेई ने छिपकर हमला किया, तब हमारे दक्षिण कोरियाई प्रतियोगी तैयार नहीं थे। मैं रेफरी से इस निर्णायक मुकाबले को अमान्य घोषित करने की मांग करता हूं। निर्णायक मुकाबले के रेफरी ने गुस्से में आकर हान जुनशी को धक्का दे दिया, जिससे वह लड़खड़ा गया और जोर से बोला, क्या आप मेरी पेशेवरता पर सवाल उठा रहे हैं? या आप ये कह रहे हैं कि नीचे बैठे दर्शक मूर्ख हैं जो यह नहीं देख पाए कि जिन जियाओमिंग ने पहले वार किया था? हान जुनशी की नज़रें इधर उधर घूम गईं और उन्होंने कहा, मुझे संदेह है कि यान फेई ने उत्तेजक दवाएं ली हैं। उनके कार्य खेल भावना के विपरीत है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि उनका डोपिंग परीक्षण किया जा सकता है। रेफरी गुस्से में फिर गरजा, तुम्हारी पिछली निर्णायक लड़ाई की शर्तों में पहले ही लिखा था कि इस लड़ाई के कोई नियम नहीं है। वे अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जिसमें उत्तेजक दवाएं लेना भी शामिल है। इसके अलावा यह जिंदगी मरण का मुकाबला है, कोई खेल प्रतियोगिता नहीं। यहाँ कोई खेल भावना नहीं है। बोलने से पहले अपने तथ्य ठीक कर लो। हान जुनशी अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी पिछली प्रतियोगिताओं में जो हथकंडे अपनाते थे, वे यहाँ बेअसर साबित होंगे। जब आसपास बैठे दर्शकों ने हान जुनशी की बेतुकी शिकायतें सुनी, तो उन्होंने तुरंत उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे हान जुनशी स्तब्ध रह गए और अंततः चुपचाप अखाड़े से बाहर निकल गए। यान फेई की जीत निर्विवाद थी और इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने तटस्थ खाते में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार प्राप्त कर लिया। हालांकि यान फेई को अब इन मामलों को व्यक्तिगत रूप से संभालने की आवश्यकता नहीं थी, उनके वकीलों की टीम इसका ध्यान रखेगी। मन ही मन प्रसन्न होकर यान फेई ने वेन रॉ को कसकर पकड़ लिया। वो दाऊदे और उनके बेटे की बधाई को नजरअंदाज करते हुए मंच से नीचे कूद पड़े और जल्दी से मोटे कार्लो कैसीनो में अपने द्वारा व्यवस्थित आलीशान वीआईपी कमरे में लौट आए। यान फेई और वेन रॉ ने यूनान में एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया था, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें अलग होना पड़ा, जो वाकई बहुत दुखद था। अब जब वे फिर से एक हो गए थे, तो उनका आपसी स्नेह उमड़ पड़ा। एक प्रचंड जुनून की चिंगारी भड़क उठी और वे एक पुरुष और एक महिला के बीच की आखिरी दीवार को पार कर सबसे अंतरंग साथी बन गए। अगली सुबह यान फेई बहुत थका हुआ उठा। आंखें खोलते ही उसने देखा कि वेन रॉ कमरे के कालीन पर बैठी चीनी भाषा की एक मधुर धुन गुनगुना रही थी और अपना बैग पैक कर रही थी। उसे हिलते हुए सुनकर उसने देखा कि यान फेई जाग गया है और उसके लिए बाजरे के दलिया का एक कटोरा ले आए और बोली, छोटे फेई, तुम्हें भूख लगी होगी। लो, थोड़ा दलिया खा लो, मैंने रूम सर्विस से इसे मंगवाया है। यान फेई ने वेन रॉ की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली, उसके होठों को कुछ बार चूमा और हंसते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे दलिया नहीं चाहिए, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। वेन रॉ ने मुश्किल से खुद को छुड़ाया और मुंह बनाते हुए कहा, छोटी फेई, अब दिन हो गया है, तुम क्या कह रही हो? ठीक से रहो, पहले थोड़ा दलिया खा लो। यान फेई ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि अगर रात होती तो मैं तुम्हें खा सकता था? वेन रॉ ने अब उस बुरे लड़के पर ध्यान नहीं दिया और कहा, तुम खाओगे या नहीं? अगर नहीं, तो मैं इसे बाहर उड़ेल दूंगा। यान फेई ने फिर दलिया लिया और एक घूंट पीने के बाद संतुष्टि के साथ कहा, ये दलिया अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है। दलिया खत्म करने के बाद यान फेई ने चादरों पर छोटे छोटे लाल निशान देखे।
वेन रॉ का चेहरा बुखार से लाल हो गया। उसने जल्दी से उन निशानों को कंबल से ढक दिया और शर्माते हुए बोली, छोटे फेई, तुम एक ईमानदार आदमी लग रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने शरारती होगे, किसी को पूरी रात ये सब सहने पर मजबूर करोगे। यान फेई अब स्पष्टचित और तरोताजा होकर मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या आपको मेरा बुरा पक्ष पसंद है या नहीं? वेन रो ने उसे हल्के से डांटा, तुम्हारे जैसा मेरा पैर। अब जल्दी उठो, तुम्हारा वकील तुम्हें कई बार ढूंढ चुका है। तभी यान फेई बिस्तर से उठा और नहा धोकर उसने उत्सुकता से पूछा, छोटी रॉ, क्या तुम अपने जैविक माता पिता की तलाश में अमेरिका में नहीं थी? तुम अचानक मोनाको क्यों आ गई? वेन रॉ के चेहरे पर उदासी छा गई जब उसने कहा, मुझे अपने जैविक माता पिता के बारे में कुछ सुराग मिले, लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे जहां वे कभी रहते थे तो पता चला कि वे पहले ही जा चुके थे। हमने बहुत ढूंढा लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। हमने आसपास के पड़ोसियों से भी पूछा लेकिन उन्हें मेरे माता पिता के बारे में ज्यादा याद नहीं था, क्योंकि उनके लिए हम सभी एशियाई लोग एक जैसे दिखते थे। हालांकि उन्होंने एकमत से कहा कि मेरे माता पिता मेरे साथ बहुत अच्छे थे। अगर मेरे जैविक माता पिता सचमुच मेरी इतनी परवाह करते तो वे मुझे कैसे छोड़ सकते थे? मैं वहीं रहना चाहती थी और अपने माता पिता के बारे में सुराग ढूंढना जारी रखना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने खबर देखी कि तुम्हारे बीच जिंदगी मौत का मुकाबला होने वाला है। ये देखकर मैं बुरी तरह डर गई। मैं तुम्हें देखने, तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ आए, और शुक्र है कि आखिरकार तुम जीत गए। यान फेई को अब समझ आ गया था कि वेन रॉ कल रात मोटे कार्लो में क्यों आई थी, इतनी थकी हुई और थकी हुई। भावुक होकर उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, छोटी रॉ, मुझसे मिलने आने के लिए शुक्रिया। मेरी कभी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं रहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वेन रॉ ने अपना सिर यान फेई की बाहों में छिपा लिया और कहा, लेकिन तुम तो एक रईस हो और तुम्हारे आसपास बहुत सारी खूबसूरत औरतें हैं। क्या तुम सचमुच जिंदगी भर सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगे? यान फेई ने वेन रॉ के बालों को सहलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले कौन था, अब से मेरा प्यार केवल तुम्हारे लिए है। वेन रॉ ने कहा, तुम्हारी खूबसूरत जनरल मैनेजर के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम भी उससे प्यार नहीं करते? यान फेई को गहरा दुख हुआ और उसने कहा, उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए हमारे रिश्ते को गलत मत समझिए। वो और मैं बस बिजनेस पार्टनर हैं। अगर इसमें कुछ खास है तो वो ये कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है और उसे मुझ पर पूरा भरोसा है। हम एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। पहली बार वेन रॉ ने यान फेई से दिल की बात की। उसकी बातों से भावुक होकर उसने जवाब दिया, छोटी फेई, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। भविष्य में मेरे जैविक माता पिता के बारे में और जानकारी मिलने पर भी मैं उसे ढूंढने नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यान फेई हंसा, छोटी रॉ, क्या तुम भूल गई हो? जब हम अफ्रीका में थे तो हमारी मुलाकात ओल्ड मैंगू से हुई थी, जो भविष्य देख सकते थे। जब तुमने अपने माता पिता के बारे में पूछा था तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारे माता पिता 3 साल बाद दिखाई देंगे। तब से आधा साल बीत चुका है, बस 2.5 साल और इंतजार करो, फिर तुम अपने माता पिता को देख पाओगी। वेन रॉ ने आश्चर्य से कहा, छोटी फेई, क्या तुम उस बूढ़े की बात पर पहले विश्वास नहीं करती थी? अब तुम उसकी बातों पर इतना भरोसा क्यों करती हो? यान फेई ने बूढ़े आदमी गू की रहस्यमय क्षमताओं को याद करते हुए ईमानदारी से कहा, पहले मैं माउंट ताई के प्रति अज्ञानी था। मुझे एहसास ही नहीं था कि बूढ़े आदमी गू एक सच्चे गुरु थे। अगर वे न होते तो मैं अपनी पिछली मुश्किल समस्या का समाधान नहीं कर पाता। इसलिए अब मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। बस अफसोस की बात है कि वे मायावी हैं, मानो कोई अजगर अपनी पूंछ के बिना दिखाई दे। मैं उनसे मिल भी नहीं सकता। हालांकि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि तुम्हारे माता पिता 3 साल में प्रकट होंगे, इसलिए वे उस समय जरूर प्रकट होंगे। अगर तुम उन्हें पहले से ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम नहीं ढूंढ पाओगे। वेन रॉ ने कहा, अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छा होगा। जब मैं अफ्रीका में उस बूढ़े व्यक्ति से मिला तो किसी न किसी वजह से मुझे उस पर विश्वास करने का मन हुआ, उसकी बातों पर भरोसा करने को तैयार हुआ। लेकिन जब मेरे जैविक माता पिता की खबर आई तब भी मैं उन्हें खोजने की इच्छा से खुद को नहीं रोक पाया। यान फेई हंसा, छोटी रॉ, ये खून की पुकार है, एक सामान्य मानवीय भावना जिसका तुम विरोध नहीं कर सकते। लेकिन चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे जैविक माता पिता की खोज में तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी सुबह यान फेई, वेन रू और अन्य लोगों के साथ पेरिस शहर लौट आए।
इस बार उनकी यात्रा असाधारण रूप से सुचारू रही, बिना किसी बाधा के। वे इतनी जल्दी में इसलिए थी क्योंकि ड्रीम टेक्नोलॉजी उस दोपहर पेरिस शहर के रिट्ज होटल में एक वैश्विक एजेंट मीटिंग आयोजित कर रही थी। कल रात लू पिनपिन कुछ देर के लिए गायब हो गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वह मोटे कार्लो कैसीनो में जुआ खेलने गई थी, और जाहिर है उसकी किस्मत अच्छी थी और उसने बहुत सारा पैसा जीत लिया। तो आज सुबह जब वे पेरिस के लिए रवाना होने वाले थे, यान फेई के परिचय के बाद दोनों महिलाएं पहली बार मिलीं। फिर वे बहुत गर्मजोशी से मिलीं और उनके बीच अनगिनत बातें समान थीं। वे जल्दी से एक दूसरे को बहनें कहने लगीं, जिससे यान फेई, जो पहले से ही थोड़ी शर्मिंदा थी, पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। उनके बगल में मुस्कुराते हुए वो दाऊदे और उनका बेटा बहुत संतुष्ट लग रहे थे। उन्होंने एक दिन पहले ही यान फेई पर भरोसा कर लिया था और मुकाबले में उसकी जीत पर अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। यान फेई ने उन्हें निराश नहीं किया और बिना किसी प्रयास के अखाड़े में जिन शियाओमिंग को मार गिराया, जिससे पिता पुत्र की जोड़ी मालामाल हो गई। उन्होंने कैसीनो में पूरी रात बिताई थी, इसलिए उनका व्यवहार हमेशा खुशमिजाज बना रहा। वू जिचाओ की नज़र यान फेई पर और भी अजीब थी। दोनों महिलाओं के ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए वो जिचाओ झुके और यान फेई को अंगूठा दिखाया। उन्होंने कहा, बड़े भाई यान, आप वाकई कमाल के हैं। आप मेरे आदर्श हैं। यान फेई ने एक पोकर चेहरा बनाए रखा, लेकिन अंदर ही अंदर वह भड़क उठा, तुम मुझसे बड़े हो टीएम, और मुझे बिग ब्रो यान कहने की हिम्मत रखते हो। मुझमें ऐसी क्या खासियत है? ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ठीक है। मैं एक शरीफ इंसान हूं, तुम जैसे बेशर्मों जैसा बिल्कुल नहीं हूं। पेरिस शहर लौटने के बाद यान फेई और उनके समूह ने थोड़ा आराम किया और फिर विश्व एजेंट मीटिंग के लिए तैयार हो गए। ड्रीम टेक्नोलॉजी ने इस मीटिंग को बहुत महत्व दिया था और इसकी पूरी तैयारी कर ली थी, सब कुछ तैयार था। बस मीटिंग शुरू होने का समय आ गया था। हालांकि दोपहर 1:50 बजे बैठक शुरू होने से ठीक पहले स्थल पर कुछ अप्रत्याशित हुआ। पता चला कि कई एजेंट, जिन्हें लू पिनपिन ने कल अपनी मीटिंग की पात्रता रद्द करने का आदेश दिया था, कार्यक्रम में पहुंच गए थे और भाग लेने का अपना अधिकार वापस पाने की गुहार लगा रहे थे। हालांकि चूंकि लू पिनपिन ने पहले ही उनकी पात्रता रद्द कर दी थी और उन्हें ड्रीम टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इसलिए मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने इन एजेंटों को अंदर नहीं जाने दिया। एक पक्ष अंदर जाना चाहता था और दूसरा अंदर नहीं आने दे रहा था, जिससे विवाद पैदा हो गया। ये जानने के बाद यान फेई ने मन ही मन उपहास किया। ये लोग तो ठेठ मौसम के दोस्त थे, जो असफलता के पहले ही संकेत पर उसे छोड़ देते थे, नतीजा देखने का इंतजार भी नहीं करते थे। फिर भी जैसे ही उसने अपनी ताकत दिखाई और शानदार वापसी की, वे फिर से उससे लिपटने को आतुर हो गए। वह उन लोगों की कद्र करता था जिन्होंने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और उन लोगों के प्रति उदासीन था जो बस केक पर आइसिंग लगाना चाहते थे। जो लोग मौसम के मिजाज की तरह पलटी मारते थे, उनसे वह घृणा करता था, इसलिए उसने इन धुलमुल लोगों को सीधे दूर भेज दिया। लू पिनपिन के इरादों के मुताबिक उन्होंने इन एजेंट प्रतिनिधियों को अपनी मर्जी से वहां से चले जाने के लिए मनाने की योजना बनाई थी। लेकिन यान फेई ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और उनके सामने अपना भयानक आभामंडल दिखाया। पिछले दिन की मुठभेड़ में यान फेई की हत्यारी क्षमता को याद करके उन्हें एहसास हुआ कि वह हत्या करने में सक्षम है, और डरकर उन्होंने तुरंत बैठक स्थल से भागने का फैसला किया। निर्णायक युद्ध के अंतराल के कारण सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहले से तय किए गए अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों की संख्या में कुछ कमी आई, लेकिन फिर भी कई एजेंट भाग ले रहे थे। उनकी संख्या 300 से ज्यादा हो गई, जिससे रिट्ज होटल का बैठक कक्ष लगभग भर गया था। दोपहर ठीक 2 बजे ड्रीम टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ्रेंस आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। कंपनी के सभी व्यावसायिक मामलों का प्रबंधन लू पिनपिन द्वारा किया जाता था, इसलिए हर चीज की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। हालांकि यान फेई भी बैठक में मौजूद थे, लेकिन उनकी भूमिका प्रतीकात्मक ही थी और वे सीखने की भावना से इसमें शामिल हुए थे। इस अंतर्राष्ट्रीय वितरक सम्मेलन का स्वरूप बेहद अनोखा था। बैठक की शुरुआत में कोई भाषण या औपचारिकताएं नहीं थी, बल्कि कुछ संपादित हाई डेफिनिशन वीडियो सीधे बड़ी स्क्रीन पर चलाए गए। जब उपस्थित लोगों ने इन वीडियो में दिखाई गई सामग्री को स्पष्ट रूप से देखा तो वे बेहद उत्साहित हो गए। फिर लू पिनपिन की पेशेवर मेजबानी में अंतर्राष्ट्रीय वितरक सम्मेलन पूरी तरह सफल रहा और दुनिया भर के विभिन्न देशों और क्षेत्रों के एजेंटों की नियुक्ति की पुष्टि हुई। बोली जीतने वाले सभी एजेंट उत्साह से भरे हुए थे, मानो वे मालामाल होने वाले हों। दूसरी ओर जो बोली हार गए, वे निराश और बेहद निराश थे।
जब इन अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों की पुष्टि हो गई और उन्होंने सहयोग राशि जमा कर दी, तो कर्मचारी उन्हें कुछ अन्य वीडियो दिखाने के लिए दूसरी जगह ले गए। ये वीडियो बेहद पेशेवर थे, जिनमें न केवल विस्तृत तुलनात्मक आंकड़े थे, बल्कि विशेषज्ञों के स्पष्टीकरण भी थे। इन वीडियो के चलने के बाद उनकी सामग्री ने एजेंटों को उन्माद में डाल दिया। उन्हें अच्छी तरह से आभास हो गया कि ड्रीम टेक्नोलॉजी की तकनीकी ताकत काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, और ड्रीम टेक्नोलॉजी का ये कदम दुनिया के एक खास उद्योग की प्राचीन व्यवस्था को उल्टने वाला है। उन्हें एहसास हुआ कि केवल ड्रीम टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके ही वे इस बड़े बदलाव के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, अपार मुनाफा और विकास की गुंजाइश हासिल कर सकते हैं। इन वीडियो को देखने के बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंट ड्रीम टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग करने के अपने निर्णय में और भी दृढ़ हो गए। ये भाग्य द्वारा प्रदान किया गया एक अवसर था, और वे इसे बिल्कुल भी नहीं गंवा सकते थे। हालांकि ड्रीम टेक्नोलॉजी अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपेक्षाकृत अप्रकट थी, लेकिन जैसे जैसे इसका विकास हुआ, यह उद्योग जगत में अग्रणी एक विश्वस्तरीय दिग्गज बनने के लिए नियत थी। और ड्रीम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर वे तेजी से विकास कर सकते थे। अभी ड्रीम टेक्नोलॉजी का समर्थन करके वे समय पर सहायता प्रदान कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से ड्रीम टेक्नोलॉजी से उन्हें महत्वपूर्ण ध्यान मिलेगा, जबकि बाद में जब ड्रीम टेक्नोलॉजी और अधिक मजबूत हो गई, तो उनकी सहायता केवल सोने पर सुहागा होगी, अनावश्यक और पहले जैसी महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी। बोली जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों में वू दाऊदे के लॉन्गटेन ट्रेडिंग ग्रुप द्वारा फ्रांस के एजेंसी अधिकार हासिल करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दरअसल फ्रांस के एजेंसी अधिकारों की प्रतिस्पर्धा के दौरान लॉन्गटेन ट्रेडिंग ग्रुप का स्कोर पहले स्थान पर नहीं था, लेकिन लू पिंगपिंग ने यानफी के लिए वू दाऊदे के शुरुआती समर्थन की सराहना की। जब परिणाम अभी भी अनिश्चित था, इसलिए उन्होंने स्थिति का फायदा उठाकर वू दाऊदे को फ्रांस के एजेंसी अधिकार सौंप दिए, जो बदले की भावना थी। लू पिंगपिंग को अंतर्राष्ट्रीय वितरक सम्मेलन का प्रबंधन करते हुए करीब से देखने के बाद यान फेई पूरी प्रक्रिया के दौरान ज्यादातर चुप रहे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीखा। लू पिंगपिंग ने एजेंटों के लिए जो वीडियो चलाया वह बहुत सरल था। ये त्वचा एंटीबॉडी अनुप्रयोग से जुड़े कई कॉस्मेटिक उत्पादों के बारे में था, जिन्हें कंपनी अभी भी गोपनीय रख रही थी। बैठक की शुरुआत में जो वीडियो चलाया गया वह चेहरे के परजीवियों को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए कॉस्मेटिक्स की प्रायोगिक प्रक्रिया पर आधारित था। वास्तविक तुलनात्मक प्रयोग के फुटेज में प्रयोग का लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि सुल्तान एर थी, जो पहले उनसे संपर्क कर चुकी थी। उत्पाद का उपयोग करने के बाद उसके चेहरे पर मौजूद परजीवी तुरंत कम हो गए। केवल एक सप्ताह में उसके चेहरे के सभी परजीवी समाप्त हो गए और दूसरे सप्ताह में वह अपनी प्राकृतिक सुंदरता वापस पा गई। सुल्तान एर का चेहरा पहले गांठों और मवाद से भरा हुआ था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पूरी तरह ठीक होने के बाद वह एक खूबसूरत महिला भी बन जाएगी। इतने सरल तुलनात्मक वीडियो में ड्रीम टेक्नोलॉजी के उत्पादों ने एक भद्दी लड़की को जादू की तरह चमत्कारिक ढंग से एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल दिया। इस तीव्र विरोधाभास ने उपस्थित एजेंटों को चकित कर दिया और फिर उन्हें उत्साह से भर दिया, जिससे वे एजेंसी अधिकारों के लिए होड़ में कूद पड़े। ये वेट लॉस कुकीज के एजेंसी अधिकारों के लिए पिछली प्रतियोगिता से कहीं अधिक तीव्र था। परिणामस्वरूप ड्रीम टेक्नोलॉजी को बहुत अनुकूल एजेंसी शर्तें प्राप्त हुई, जिससे इस सम्मेलन की मेजबानी का उद्देश्य पूरा हुआ। एक बार जब सभी एजेंटों की पुष्टि हो गई और उनके लिए निजी तौर पर अतिरिक्त वीडियो चलाए गए, तो सामग्री और भी विस्तृत हो गई, जिसमें अन्य कॉस्मेटिक उत्पादों की प्रयोगात्मक तुलनाएं शामिल थीं, जिनमें कॉस्मेटिक्स की सभी मौजूदा श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। इन तुलनात्मक परीक्षणों को देखने के बाद ही सफल अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों को ड्रीम टेक्नोलॉजी पर भरोसा हुआ। जब तक ड्रीम टेक्नोलॉजी इन उच्च तकनीकी कॉस्मेटिक उत्पादों को बाजार में उतार सकती है, तब तक उनका बाजार पर दबदबा बना रहेगा और पूरे कॉस्मेटिक्स बाजार में एक क्रांतिकारी और व्यापक बदलाव आएगा। लू पिंगपिंग ने ड्रीम टेक्नोलॉजी की गोपनीय योजना में शामिल उत्पादों को इन एजेंटों के सामने इसलिए उजागर किया ताकि ड्रीम टेक्नोलॉजी में उनका विश्वास बढ़े और ड्रीम टेक्नोलॉजी की बाजार संवर्धन योजना में उनका पूरा सहयोग सुनिश्चित हो। आखिरकार ड्रीम टेक्नोलॉजी अपने सभी उत्पादों को एक साथ बाजार में नहीं उतार रही थी, बल्कि प्रतिस्पर्धियों को डराने और खुद के लिए अनावश्यक परेशानी खड़ी करने से बचने के लिए उन्हें क्रमिक रूप से पेश कर रही थी। उन सभी कॉस्मेटिक दिग्गजों ने विकास की एक लंबी अवधि का अनुभव किया था और उनमें अपार ऊर्जा थी। अगर उन्हें पहले से किसी समस्या का पता चल जाता तो उनका पलटवार ड्रीम टेक्नोलॉजी के लिए मुश्किल होता। धीरे धीरे गर्म पानी में मेढक की तरह तापमान बढ़ाकर जब तक उन कॉस्मेटिक दिग्गजों को खतरे का एहसास होता, ड्रीम टेक्नोलॉजी
लू पिनपिन ने उन उत्पादों को उजागर करने का साहस किया जो अभी भी गोपनीय थे, क्योंकि इन एजेंटों ने पहले ही गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे और सुरक्षा जमा राशि का भुगतान कर दिया था, इसलिए वे इन वीडियो की कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उन्होंने सभी उत्पादों के एजेंसी अधिकार हासिल कर लिए थे और उत्पादों के बाजार में आते ही उन्हें भारी लाभ मिलने की संभावना थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने हितों को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ भी नहीं करेंगे। इस प्रकार लू पिनपिन ने भारी मुनाफे के वादे का फायदा उठाकर ड्रीम टेक्नोलॉजी के रथ पर कई शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों को बांध लिया। इसके बाद ड्रीम टेक्नोलॉजी दुनिया भर में पर्याप्त संवाद शक्ति हासिल कर लेगी और अब वह अपनी लड़ाई अकेले लड़ने वाली एक अकेली चीनी कंपनी नहीं रहेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय वितरक सम्मेलन के जरिए लू पिनपिन ने एक और मकसद भी हासिल किया। उसने एजेंटों से जमानत राशि वसूलने की आड़ में यानफेई के 110 अरब अमेरिकी डॉलर के काले धन को साफ सुथरे धन में बदल दिया। दक्षिण कोरियाई से पहले भी 100 अरब अमेरिकी डॉलर जीतने के बावजूद 100 अरब डॉलर के काले धन की मूल राशि अभी तक उजागर नहीं हो पाई थी। इस बार सार्वजनिक रूप से नजरों से दूर उसने एक ही झटके में सारा काला धन साफ कर दिया और उसे खुलेआम इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया। अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों ने अपने अपने देशों और बाजार की स्थितियों के अनुसार अलग अलग राशि की सुरक्षा जमा राशि जमा की थी। लू पिनपिन ने समझौतों में ये शर्त रखी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा जमा राशि का खुलासा नहीं करना होगा, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा कि उनके साथी एजेंटों ने कितनी राशि जमा की। कुल मिलाकर ड्रीम टेक्नोलॉजी ने एजेंटों से 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा जमा राशि एकत्र की, लेकिन सार्वजनिक रूप से 14.5 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने का दावा किया। एक कुशल चाल से लू पिनपिन ने गंदे पैसे को साफ पैसे में बदल दिया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने यानफेई को बेहद प्रभावित किया। यानफेई ने पहले 10 अरब अमेरिकी डॉलर की शर्त जीती थी और चूंकि उन्होंने निर्णायक युद्ध के व्यावसायिक हितों को मोटे कार्लो कैसीनो को हस्तांतरित कर दिया था, इसलिए कैसीनो ने इस शर्त के लिए कोई हैंडलिंग शुल्क नहीं लिया। यानफेई के पास अंततः 20 अरब अमेरिकी डॉलर की नकदी जमा हो गई। बाद में जमा किए गए 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा जमा और गुप्त खाते से शेष 1 अरब अमेरिकी डॉलर को जोड़कर ड्रीम टेक्नोलॉजी के खाते में अचानक 24.5 अरब अमेरिकी डॉलर की नकदी जमा हो गई। नकदी का ये विशाल भंडार कुछ शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के बराबर था, एक ऐसा परिणाम जिसकी यानफेई ने फ्रांस यात्रा से पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि गंदे पैसे को साफ पैसे में बदल दिया गया था, लू पिनपिन ने इसे सारा पैसा चीन वापस लाने की योजना नहीं बनाई थी। ड्रीम टेक्नोलॉजी को भविष्य में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनना तय था और अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों के दौरान धन के सुविधाजनक भुगतान के लिए उसे विदेशी बैंक खातों में एक निश्चित मात्रा में नकदी रखनी थी। इसलिए इस बार लू पिनपिन ने केवल 5 अरब अमेरिकी डॉलर ही चीन वापस भेजे, लेकिन इस राशि से भी सुज़ो ओपनिंग बैंक बेहद खुश था। इस समय तक यानफेई और लू पिनपिन का यूरोप में मिशन पूरा हो चुका था। उनके आगमन पर जो चिंता थी, उससे अलग वापसी का सफर मुस्कुराहट और हंसी से भरा था। सभी ने ड्रीम टेक्नोलॉजी की प्रबल शक्ति का अनुभव किया और यूरोप की यह यात्रा निश्चित रूप से ड्रीम टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण विस्तार की शुरुआत का प्रतीक थी। यहाँ तक कि जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उनके परिवार भी सभी के मूड से प्रभावित थे और कुछ हद तक ज्यादा खुश हो गए थे। चीन वापस लौटना उनके लिए यूरोप की यात्रा के समान ही था। लू पिनपिन ने भी इसी तरह एक बोइंग 747 यात्री विमान को निजी जेट के रूप में किराए पर लिया, जिससे सभी लोग आराम से चीन वापस जा सकें। हालांकि वेन रॉ ने यानफेई के साथ चीन वापस जाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि वह लौटने वाला था। वह जल्दबाजी में मोनाको आई थी और अमेरिका में अभी भी उसके कई अनसुलझे मामले थे, इसलिए उसे उनका ध्यान रखने के लिए अमेरिका वापस जाना पड़ा। इसके अलावा चूंकि वेन रू ने यानफेई के साथ रहने का फैसला कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब वह डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की गतिविधियों में भाग नहीं लेगी। ये संगठन बेहद खतरनाक था। वे अक्सर युद्धग्रस्त इलाकों में काम करते थे, जहां उन्हें लगातार जिंदगी और मौत का सामना करना पड़ता था। अब जब पूरी दुनिया जानती थी कि वेन रू यानफेई की प्रेमिका है, तो अगर यानफेई के दुश्मन उसे निशाना बनाना चाहते थे, तो उन्हें बस वेन रू का अपहरण करना होगा, जो यानफेई के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हालांकि वह अपने पेशे से प्यार करती थी, वेन रॉ को अपना फैसला लेना ही था। उसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स से इस्तीफा देने के लिए अमेरिका वापस जाना पड़ा। अमेरिका में अपने मामलों को निपटाने के बाद वेन रॉ चीन लौट जाएगी, यानफेई के साथ, और फिर कभी अलग नहीं होगी। जब यानफेई और वेन रॉ अलग हुए,
तो कुछ हिचकिचाहट और मुश्किलें थीं, लेकिन आखिरकार वेन रॉ ने अपने आंसू पोंछे और वापस अमेरिका जाने वाली उड़ान में सवार हो गई। यान फेई को हैरानी इस बात की थी कि लू पिनपिन, जो वेन रॉ के साथ हमेशा मुस्कुराती रहती थी, वेन रॉ के जाने के तुरंत बाद नाराज हो गईं और यान फेई के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने यान फेई पर निशाना साधने के बहाने ढूंढे, जो कुछ हद तक दोषी महसूस कर रही थी और बस हार मान सकती थी। सौभाग्य से लू पिनपिन के मन में एक बड़ी बात थी और हालांकि उन्होंने निजी तौर पर यान फेई पर अपना गुस्सा उतारा, फिर भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके अधिकार का समर्थन किया। ड्रीम टेक्नोलॉजी की उड़ान बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से शंघाई, चीन लौट आए। यान फेई का ड्रोन अवतार उत्तरी ध्रुव की प्राकृतिक बाधाओं को पार करते हुए यूरोप की यात्रा के समान मार्ग से वापस लौटा और शंघाई के पास समुद्र में सफलतापूर्वक वापस आ गया, जहां वह समुद्र तल पर निष्क्रिय पड़ा रहा, आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था। चीन लौटने के बाद पीड़ितों के परिवार अपने अपने रास्ते चले गए। लियू टिंटिंग के भाई लियू होंजी ने यान फेई से संपर्क किया और मार्शल आर्ट सीखने की इच्छा जताई और एक दिन अपनी बहन का बदला लेने की उम्मीद जताई। वह यान फेई से सीखना चाहता था। हालांकि लियू होंजी ने यान फेई द्वारा जिन शाओमिंग की हत्या का दृश्य नहीं देखा था, लेकिन उसे टेलीविजन पर प्रसारित समाचारों से पता चला कि यान फेई एक महारथी है और इसलिए वह उससे मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। कल मैंने देखा कि अध्यायक्रम में एक त्रुटि थी, जिसे मैंने ठीक करना शुरू किया। हालांकि मुझे निराशा हुई कि सुधार करने के बाद भी गलतियां थीं। जो अध्याय 188 होना चाहिए था, वह अध्याय 189 हो गया, जिससे एक बड़ी भूल हो गई। आज का अध्याय प्रामाणिक अध्याय 189 है, इसलिए मैं इसे स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से इससे पढ़ने पर कोई असर नहीं पड़ता। भविष्य में मैं अध्याय क्रम पर ध्यान दूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी निम्न स्तरीय गलतियां दोबारा न हों। freewebnovel.com। कृपया मेरी